हेलो बच्चों, आज का जो क्लास है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का लेक्चर 5 बता रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखें इसके बारे में, इनिशियल फेज में एटम के बारे में क्या कहा जाता था, क्या समझा जाता था। आज हम पढ़ेंगे थॉमसन्स मॉडल्स ऑफ एटम्स। जे थॉमसन ने एटम के बारे में बताए। In 1898, J. Thomson proposed that an atom possesses a spherical shape. J. Thomson ने ऐसा माना कि एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज स्फेरिकल बॉडी होता है और उसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इस तरह से रेंज रहता है कि इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है सबसे कम लगता है। In 1898, J. Thomson proposed that an atom possesses a spherical shape. एटम spherical shape में होता है। Positively charged proton uniformly distributed in atom. पॉजिटिव चार्ज होता है एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, समान रूप से सभी जगह यूनिफॉर्मली जो है पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट इन सच ए मैनर दैट गिव्स द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। एटम जो है स्फेरिकल होता है और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहता है, अरेंज रहता है इस प्रकार उसके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स मिनिमम होता है और हाईली स्टेबल होता है। दिस मॉडल ऑफ एटम इज नोन एज प्लम पुडिंग और रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन। इस टाइप के जो मॉडल दिया गया है उसको कहा जाता है ध्यान दें, जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया उसका नाम दिया गया प्लम पुडिंग या रेजिन पुडिंग या वाटरमेलन। वाटरमेलन देखें तरबूज, तरबूज का होल बॉडी अंदर का रेड कलर का रहता है और उसमें बीज जो है सीड जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। उसी तरह से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी स्फेरिकल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जो है से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है स्टेबल अरेंजमेंट में। जैसे ये आपका पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिवली स्फीयर है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरह से इन्होंने अपना मॉडल दिया। नेक्स्ट हम लोग देखें, अब इसके बाद आता है रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम 1911 में दिए थे। इन्होंने 1911 में दिए थे। अभी तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ है, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी अभी बाकी नहीं हो चुका है। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी 1932 में होता है, उसके पहले ही ये मॉडल दिए थे। इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है? रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट ये है, ध्यान दीजिए। ये रेडियो एक्टिव सबस्टांस है। रेडियो एक्टिव सबस्टांस उसको कहेंगे, रेडियो एक्टिव सबस्टांस उसे कहेंगे जिसे स्पॉन्टेनियसली रेडियो एक्टिव सबस्टांस उसे कहेंगे जिसे रेडिएशन एनर्जी इमिट करते रहता है, उसे स्पॉन्टेनियसली अल्फा बीटा गामा रे निकलता है। ये रेडियो एक्टिव सबस्टांस है, इससे रे तो निकलेगा चारों तरफ रे निकल रहा है, केवल ऊपर में एक छेद छोड़ दिया गया है। इसके चारों तरफ एक मोटी जो है लेड का चैम्बर है।
लेड के चैम्बर में इसको रख दिया गया है, जिसमें एक छोटा जो है छिद्र है, होल है। इस होल से केवल बाहर रे निकलता है, बाकी सब चैम्बर से घिरा हुआ है। चैम्बर, लेड का चैम्बर उसे अब्जॉर्ब कर लेता है। रेडियो एक्टिविटी इज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्वेरल। हेनरी बैक्वेरल ने रेडियो एक्टिविटी को खोज किया था, एक्सीडेंटल खोज हुआ था। रेडियो एक्टिविटी का खोज एक्सीडेंटल हुआ था। इसके बारे में एक क्लास वीडियो जो है आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया जाएगा। ऐसे रेडियो एक्टिविटी टॉपिक जो है फिजिक्स में 12th क्लास के चैप्टर में है। केमिस्ट्री में इसके बारे में विशेष नहीं पढ़ना है, हल्का इसका जानकारी जानिए। रेडियो एक्टिविटी कुछ वैसा एलिमेंट्स है जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, पोलोनियम। इसे ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियसली 3 टाइप का रे निकलता है। एक रे अल्फा होता है जिस पर चार्ज होता है +2, मास होता है 4। अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, तीसरा गामा होता है। ध्यान दें, यहां पर लगा दिया गया 2 प्लेट, एक साइड से नेगेटिव प्लेट, चार्ज प्लेट लगा दिया गया, दूसरे तरफ पॉजिटिव। तो रेडियो एक्टिव सबस्टांस से जो रे निकलता 3 भाग में स्प्लिट कर जाता है। कुछ निगेटिव की तरफ जाता है, उसको अल्फा कहा गया है। कुछ पॉजिटिव की तरफ जाता है, उसको बीटा कहा गया है। और कुछ सीधा चला जाता है, उसमें मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसको गामा कहा जाता है। उसे गामा कहा जाता है, गामा रे, जस्ट लाइक लाइट होता है। आप देखिए ध्यान से, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट यही है, यही एक्सपेरिमेंट है। यह एक स्फेरिकल जो है फोटोग्राफी प्लेट है या जिंक सल्फाइड का एक लेयर लगा हुआ स्क्रीन है। इसके अंदर में रखा गया है गोल्ड का ये फॉयल रखा गया है। ये आपका लेड का एक मोटा प्लेट रख दिया गया, प्लेट में छिद्र है। इस छिद्र से अल्फा पार्टिकल्स भेज रहे हैं। गोल्ड के फॉयल से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है स्ट्रेट पार कर जाता है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पार कर जा रहे हैं। यहां से सीधा जो है अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट जा रहा है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स रोटेट मूव कर जाता है स्मॉल एंगल से, और वेरी वेरी स्मॉल अल्फा पार्टिकल्स फॉयल को पार नहीं करता है। तो यही आपका जो है, देखिए ध्यान से, रदरफोर्ड बम्बार्डेड विथ अल्फा पार्टिकल्स ऑन गोल्ड ऑन थिन गोल्ड फॉयल। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डेड करा। बम्बार्डेड का मतलब कोलाइड कराना। ही ऑब्जर्व द फॉलोइंग मैटर, ये कुछ बात ऑब्जर्व करते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passes through gold foil in a straight line without deflection। मैक्सिमम जो है सीधा पास कर जाता है बिना डिफ्लेक्शंस के। A small fractions of alpha particles deflected with a small angle। कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिविएट कर जाता है, और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अप्रॉक्स 1 in 20,000 जो है बाउंस बैक, पीछे बैक कर जाता है। दैट इज डिफ्लेक्टेड विथ लार्ज एंगल नियरली 180 डिग्री। यहां से अल्फा पार्टिकल जा रहा है, मैक्सिमम जो है सीधा पास कर जाता है, कुछ डिविएट कर जाता है, कुछ बैक कर जाता है। इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया। ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, ये जिंक सल्फाइड का लेयर है। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एबव एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट, अब उस निष्कर्ष एक्सपेरिमेंट के आधार पर
ऑब्जर्वेशन के उसके आधार पर कंक्लूजन निकालते हैं। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। मैक्सिमम जो है सीधा पास कर जाता है। सीधा तभी पास करेगा जब एम्प्टी स्पेस रहेगा, वैक्यूम स्पेस रहेगा, कोई रुकावट नहीं होगा तो सीधा चला जाएगा। तो एटम में से सीधा पास कर जाए, इसका मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है। ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड विथ ए स्मॉल एंगल, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट करता है स्मॉल एंगल से। दिस इंडिकेट द ऑल पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड इन द स्मॉल स्पेस, या यह इंडिकेट करता है कि ऑल पॉजिटिव चार्ज जो है कंसंट्रेटेड रहता है स्मॉल स्पेस में। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स बैक करता है। दिस इंडिकेट दैट अप्रॉक्स ऑल मास एंड पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल स्पेस। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज और अप्रॉक्स ऑल मास स्मॉल स्पेस में कंसंट्रेट होता है। ध्यान दें, तो ये जो है आपका कंक्लूजन निकालें। इस कंक्लूजन के आधार पर इन्होंने अपना मॉडल देते हैं। ऑन द एबव ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन Rutherford proposed the nuclear model of the atom. Nuclear model of atom देते हैं। According to this model, इस मॉडल क्या कहता है? ध्यान दें, यहां पर क्या कहता है कि एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। एटम जो है का दो पार्ट होता है, वन न्यूक्लियस होता है और अदर एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंटेन ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड अप्रॉक्स ऑल मास। न्यूक्लियस में ऑल पॉजिटिव चार्ज और ऑल मास कंसंट्रेटेड रहता है। रेडियस ऑफ एटम होता है 10 के पावर -5 पार्ट ऑफ द रेडियस ऑफ एटम। यानी यदि एटम का रेडियस मान लें कि यह एटम है और इसका रेडियस जो है यहां से यहां तक सपोज दैट 1/50 इतना सेंटीमीटर है, तो ये न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वह मात्र जो है 1 सेंटीमीटर होगा। इस रेशियो में रहता है। नेक्स्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर पाथ में। इस पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन के घूमने के जो पाथ है उसको ऑर्बिट कहते हैं इलेक्ट्रॉन का। दिस मॉडल इज रिसेम्बल्स द सोलर सिस्टम। यह जो है सोलर सिस्टम के सिमिलर होता है। सोलर सिस्टम में क्या होता है कि यहां पर सन होता है और प्लेनेट जो है इस तरह से अलग अलग पाथ पर रोटेट करता है। ये मान लें कि अर्थ है, ये मून है, इस तरह से इसके चारों तरफ सोलर सिस्टम में सूर्य के चारों तरफ प्लेनेट रोटेट करता है। उसी तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। अब हम लोग बात करें कि कोई भी चीज रोटेट करता है तो एक बाहर की ओर फोर्स लगता है। कोई भी चीज रोटेट करता है तो एक बाहर की ओर फोर्स लगता है। उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ध्यान दें, आप पत्थर का टुकड़ा धागा में बांध लें, पत्थर का टुकड़ा धागा में बांध लें और स्पीड से नचाएंगे तो धागा जो है, धागा में टेंशन आ जाएगा, बाहर की ओर खिंचाव प्रोड्यूस होगा, बाहर की ओर एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये सब हम लोग साइकिल चलाते हैं उस समय भी अनुभव करते हैं। जब साइकिल को सर्कुलर पाथ पर रोटेट करवाते हैं तो जितने स्पीड में रोटेट करवाते हैं अपने बॉडी को इनर तरफ झुका लेते हैं, क्योंकि बाहर की ओर फोर्स लगता है। उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए बॉडी को इनर साइड में झुका लेते हैं। तो इस तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अनुभव कहते हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा तब बाहर की ओर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को कहेंगे
बाहर की ओर मान लो इलेक्ट्रॉन है, ए पॉजिटिव चार्ज है, तो बाहर की ओर जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। प्लस माइनस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। वो काउंटर बैलेंस होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। यह जो है एकदम सिमिलर होता है सोलर सिस्टम की तरह। अब देखिए ध्यान से, इस तरह से इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया। फिर से समझिए, इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल होता है जिसके सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है सर्कुलर पाथ पर, और जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है वह ऑर्बिट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को रोटेट करने से बाहर की ओर एक से एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। वह कंप्लीटली बैलेंस्ड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से। वह कंप्लीटली बैलेंस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो इस तरह से इसका मॉडल हो गया। अब हम लोग बात करें ड्रॉबैक इसका क्या है, तो ड्रॉबैक भी इसका है। ड्रॉबैक, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि एक फिजिक्स में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। फिजिक्स में एक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। वह कहता है कि कोई चार्ज बॉडी एक्सेलरेट होता है, कोई चार्ज बॉडी एक्सेलरेट होता है तो वह एनर्जी लूज करता है, और जब एनर्जी लूज करेगा तो उसका पाथ ग्रेजुअली स्मॉलर होते जाएगा और फाइनली न्यूक्लियस में ड्रॉप कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन चार्ज बॉडी है, ये न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट करेगा तो धीरे धीरे इसका पाथ छोटा होते जाएगा और फाइनली जो है न्यूक्लियस में ड्रॉप कर जाएगा। यदि ऐसा होता है तो कोई चीज स्टेबल नहीं होगा। इसके स्टेबिलिटी के बारे में इन्होंने नहीं बताता है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एनी चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, their radiation energy emitted. Electron is a charged particles, it revolve in the nucleus, so it emit radiation energy. The radiation energy, therefore the path of revolving electron becomes a spiral. अब उसका पाथ जो है स्पाइरल हो जाएगा and finally drop into the nucleus, और फाइनली जो है न्यूक्लियस में ड्रॉप कर जाएगा। सो इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इसके द्वारा एटम के स्टेबिलिटी के बारे में पता नहीं चल पाता है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इस तरह से रदरफोर्ड का ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है। अब इसका ड्रॉबैक भी देख चुके हैं। इस ड्रॉबैक को रिमूव जो है बोर्स थ्योरी ने किए हैं। बोर्स थ्योरी इसके बाद पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज का क्लास यहीं पर ड्रॉप करते हैं। कल का जो क्लास होगा उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताएंगे, बोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम बताया जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग शेयर करने में किसी तरह का कंजूसाई मत करें, आपका कुछ टाइम नहीं लगता है। और वीडियो लास्ट तक देखें, इसका नोट्स बनाते जाएं। इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9835615376। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं विशेष जानकारी के लिए। ठीक, आज का इतना ही, रहते हैं।